हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। जो भी आपका स्कोर है उसको आपको कहाँ कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्जन ब्रोट इन दी इंडियन यूनिवर्सिटी एज एक्ट विच। बोल रहे हैं कि कर्जन जो थे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आए थे। कब लेके आए थे? 1904 में। आप सभी को पता होगा 1904 में कर्जन जो थे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आए थे। वो किस लिए था? मेन वो किसके लिए था? ताकि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में उनको गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके, ताकि जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आ सकें, ठीक है। इसलिए लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटी थी वो कर्जन मानते थे कि वो फैक्ट्रीज़ बन चुकी है। यूनिवर्सिटी जो है फैक्ट्रीज़ बन चुकी हैं। किसको प्रोड्यूस कर रही हैं? वो पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज़ को। किसको? पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज़ को प्रोड्यूस कर रही हैं। ये एक टाइप की फैक्ट्री बन चुकी हैं, जो क्या है? यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने मेनली एजुकेशन सिस्टम को ऑर्डर में डालने के लिए उन्होंने 1902 में यूनिवर्सिटीज़ कमीशन बनाया, ठीक है, ताकि यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के बारे में वो सारी चीज़ रिकमेंड कर सकें। और उस रिकमेंडेशन के बेस पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया 1904 में, ठीक है। तो इन्होंने 1902 में जो है यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी बिठाया था, ताकि वो रिकमेंड कर सके कि हमें क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है? आपका सभी को पता होगा जो लॉर्ड वेलेस्ले है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से बिल्कुल रिलेटेड है। विलियम बेंटिंग कोल रिबिलियन में थे। डलहौजी वुड डिस्पैच के टाइम पे थे, ठीक है। मेटकाफे वेलोर म्यूटनी थी। याद रखना, वेलोर म्यूटनी के टाइम पे थे जॉर्ज बर्लो। कौन थे? जॉर्ज बर्लो, ठीक है। ये वेलोर म्यूटनी के टाइम पे मेटकाफे नहीं थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। और हमसे क्या पूछा? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? हु अमंग दी फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स फॉलोड दी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस विद नेटिव स्टेट्स। बोल रहे हैं कि कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने नॉन इंटरफेरेंस विद नेटिव स्टेट्स की जो पॉलिसी थी वो अपनाई थी। तो भाई देखो, ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। जब मैंने आपको लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें भी बताया था कि ये कौन थे? जॉन शोर थे। कौन थे? जॉन शोर ने नॉन इंटरवेंशन इन अफेयर्स ऑफ नेटिव स्टेट की पॉलिसी अपनाई थी। इसी को पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी, ठीक है, ये भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड। आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमें क्या बोलता है? बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने रेजिडेंट्स को अपॉइंट कर दिया था इंडियन स्टेट में। तो वो रेजिडेंट्स कौन थे? आप सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ो तो आपको पता चलेगा वो रेजिडेंट्स कौन थे। वो थे पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स जो कंपनी अपनी तरफ से बिठाती थी स्टेट्स में, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या थे? पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स है जिनकी जॉब थी कंपनी को सर्व करना, उनके इंटरेस्ट को सर्व करना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है वेरन हेस्टिंग्स के बारे में। बोल रहे हैं वेरन हेस्टिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। बोल रहे हैं कि उन्होंने अमृतसर में जो ट्रेटी है महाराजा रंजीत सिंह के साथ वो साइन की थी, ठीक है। तो याद रखना, महाराजा जो रंजीत सिंह है उनके साथ जो ट्रेटी साइन की थी वो मिंटो ने की थी। किसने की थी? याद रखना, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो किसने की थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुई थी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। हेस्टिंग के टाइम पे नहीं हुई थी। सेकंड है, ही एबोलिश दी ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट को वो किया था, एबोलिश किया था। बोल रहे हैं ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा इंडिया के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक थे। जबकि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो थे वेरन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट है और वो है सेकेंड, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है?
फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या बोलता है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले गैलियम इज यूज टू मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स वेफर्स यूटिलाइज्ड इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स मोबाइल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये और भी कई सारी चीज़ें बनाने के काम आता है, जैसे कि एलईडी में भी यूज़ होता है, चिपसेट्स बनाने के काम आता है, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो बिल्कुल गैलियम जो है ये सारी चीज़ें बनाने के काम आता है। तो क्वेश्चन ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी करेक्ट। बोल रहे हैं कि एट प्रेजेंट मोर देन 50% ऑफ गैलियम प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन यूएस। तो याद रखना सबसे ज़्यादा जो गैलियम प्रोडक्शन होता है 80% से भी ज़्यादा वो कहाँ पे होता है, चाइना में होता है, वो यूएसए में नहीं होता है, वो कहाँ पे होता है, चाइना में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड, गैलियम इज कंसिडर्ड ए टेक्नोलॉजी क्रिटिकल एलिमेंट बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट। बिल्कुल ये एक टेक्नोलॉजी क्रिटिकल एलिमेंट माना जाता है इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, और हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी देखो भाई, क्यों ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो चाइना है ना, उसने ये अनाउंस किया है कि वो एक्सपोर्ट कंट्रोल पे मतलब एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है। इट विल इम्पोज एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। इन 2 सब्सटेंसेस पे एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएगा कौन, चाइना, ठीक है। इसलिए ये जो हमारी चीज़ है ये न्यूज़ में है, ये जो गैलियम है ये न्यूज़ में है। और ये मेनली किस में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। और ये बैन कब से लगाएगा, इम्पोज एक्सपोर्ट कंट्रोल कब से करेंगे, 1 अगस्त 2023 से, ठीक है। अभी ये देखो भाई कि ये गैलियम है क्या, ठीक है। सबसे पहले गैलियम एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये फ्री एलिमेंट की तरह नहीं पाया जाता, इट इज़ नॉट फाउंड एज फ्री एलिमेंट। और ये मेनली केवल स्मॉल क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, कुछ मिनरल्स में, ठीक है, कुछ ही मिनरल्स में ये स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है, जैसे कि जिंक ओर्स में पाया जाता है, बॉक्साइट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो गैलियम एज अ सिंगल एलिमेंट नहीं पाया जाता है, एज अ फ्री एलिमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। और गैलियम क्या बनाने के काम आता है, गैलियम बनाने के काम आता है गैलियम आर्सेनाइड। और जो ये गैलियम आर्सेनाइड कहाँ यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर में एज ए कोर सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ये हो गया हमारा, ठीक है। और मेनली इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे, ऑटोमेटिव, लाइटिंग इंडस्ट्रीज, एलवेजल सेंसर्स, एवोनिक, स्पेस एंड डिफेंस सिस्टम, इन सब जगह पे इसकी क्या है, एप्लीकेशंस हैं। और ये देखो ये होता है गैलियम, ठीक है, इस टाइप का होता है गैलियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ध्यान आए तो गैलियम ऐसे याद रख लेना, ठीक है, इस टाइप का होता है। अभी ये देखो भाई कि जर्मेनियम क्या होता है, हमने गैलियम देख लिया, लेकिन एक्सपोर्ट कंट्रोल तो इन्होंने इम्पोज जो है वो जर्मेनियम पे भी किया है। तो जर्मेनियम क्या है, याद रखना, ये भी एक लस्ट्रस हार्ड सिल्वरी वाइट सेमी मेटल है, ठीक है, याद रखना। ये लस्ट्रस हार्ड सिल्वरी वाइट सेमी मेटल है जो जिसका एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जैसे डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसी तरह के जर्मेनियम का भी है, ठीक है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल जो अप्लायंसेज है वहाँ पे यूज़ होता है। और मेनली फाइबर जो ऑप्टिक केबल्स हैं या फिर इंफ्रारेड इमेजिंग डिवाइसेस है वहाँ पे मेनली इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और वेपन सिस्टम को ऑपरेट करने में भी ये मतलब यूज़ हो सकता है, हार्श कंडीशन में वेपन्स को चलाने में यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा सोलर सेल्स को हीट रेजिस्टेंट बनाने में एंड हाई एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी भी होती है, उसमें भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जर्मेनियम का यूज़ होता है। ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो गैलियम और जर्मेनियम है ना, ये दोनों ही इंडिया की हमने एक रिसेंटली एक मतलब रिलीज़ की है रिपोर्ट, उसमें क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाला है दोनों को ही। क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में है हमारे, जो कौन डालते हैं क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस डालती है। तो गैलियम और जर्मेनियम दोनों ही हमारी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में है। और कहाँ पे हैं, याद रखना, यूरोपियन यूनियन की क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स की लिस्ट में भी है ये, यूरोपियन यूनियन की क्रिटिकल रॉ मटेरियल की लिस्ट में भी है, और इंडिया की क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में भी है ये, ठीक है। और याद रखना यूएसए और जापान में भी इनको स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो ये वाला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमें बताना है स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। आप सभी ने पढ़ लिया होगा भाई। सबसे पहले तो स्विफ्ट की फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये एक टाइप का क्या है, मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है, ओनली मैसेजिंग सिस्टम है। सबसे पहले एक मैसेजिंग नेटवर्क है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को सिक्योरली ट्रांसमिट करने के लिए और इंस्ट्रक्शन देने
देने के लिए थ्रू अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ कोड्स, बिल्कुल ठीक है, इसी को बोलते हैं स्विफ्ट सिस्टम। सेकंड है जो स्विफ्ट है वो फंड को फैसिलिटेट करवाता है और मैसेज पेमेंट ऑर्डर के जो वो है वो सेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी फंड्स को ट्रांसफ़र नहीं करवाता, याद रखना। ये ओनली एंड ओनली क्या है, एक मैसेजिंग सिस्टम है, ध्यान रखना, केवल मैसेज को सेंड एंड रिसीव करने का काम यहाँ से होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है स्विफ्ट इंडिया इज़ अ कंसोर्टियम ऑफ ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखो ये मेनली एक मैसेजिंग सिस्टम है, तो स्विफ्ट इंडिया जो है, स्विफ्ट इंडिया में ये कंसोर्टियम है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, साथ में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनका भी कंसोर्टियम है, और इसके साथ क्या बोलते हैं, स्विफ्ट सिस्टम भी इसके अंडर आता है, तो इन सब का कंसोर्टियम। तो ऐसा नहीं है कि केवल पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इसमें आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो इसमें केवल और केवल एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये समझ में आ गया स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। मतलब अभी रशिया को इससे बाहर कर दिया गया स्विफ्ट सिस्टम में, इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। कब फाइंड किया गया था, ये 1973 में फाइंड किया गया था, ताकि जो टेलेक्स सिस्टम है, ठीक है, ताकि जो टेलेक्स सिस्टम है उससे मेनली जो रिलायंस है वो ख़त्म हो सके, और इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किसी रिटर्न मैसेजेस पे काम करे, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट, आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोलता है, हिमारस क्या है, रिसेंटली न्यूज़। देखो हिमारस क्या है, याद रखना, हिमारस एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, हाई मोबिलिटी आर्टिलरी सिस्टम है। ये किसका है, याद रखना, ये किसका है, यूएसए का है, ध्यान रखना, ये किसका है, यूएसए का है। अभी आप सभी को पता होगा यूक्रेन को अभी मिलिट्री असिस्टेंट रिसेंटली अनाउंस किया है यूएसए ने, उसमें वो कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को, जैसे कि होवित्जर्स, पेट्रोइट, एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसके अलावा हिमारस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और फर्स्ट टाइम वो DPICM भी प्रोवाइड करेगा। DPICM क्या है, डुअल पर्पस इम्प्रूव्ड कन्वेंशनल म्यूटेशन, ठीक है, कन्वेंशनल म्यूटेशन जिनको मेनली क्लस्टर म्यूनिशन भी बोला जाता है, ये भी मेनली वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। तो ये सारी चीज़ें इसलिए न्यूज़ में थी हिमरस, क्योंकि अब ये यूक्रेन को प्रोवाइड कर रहा है यूएसए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। हमें बताना है क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में। किसके बारे में, क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में। सबसे पहले क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा वेपन होता है जो डिस्पर्स करता है, रिलीज करता है एक्सप्लोसिव सब म्यूनिशन को, जैसे कि अनगाइडेड एक्सप्लोसिव बॉम्बलेट्स जो मेनली 20 kg से नीचे होते हैं, ठीक है, और जो मेनली एक्सप्लोड हो जाते हैं पहले या बाद में, इम्पैक्ट कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं, तो उसको क्लस्टर म्यूनिशन बोला जाता है। तो बिल्कुल उसी को क्लस्टर म्यूनिशन बोला जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोल रहे हैं जो कन्वेंशन हुई है क्लस्टर म्यूनिशन पे, ये नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है। तो याद रखना ये एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, कौन सा नॉन बाइंडिंग नहीं है, ये एक बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है, बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉ है। कब ये अडॉप्ट किया गया था, याद रखना ये अडॉप्ट किया गया था 2008 में। कब अडॉप्ट किया गया था, 2008 में, 2010 में ये फोर्स में आया था। जो सभी के जो यूज़ है, स्टॉक पाइलिंग है, प्रोडक्शन है, ट्रांसफ़र है क्लस्टर म्यूनिशन को, सबको रोकता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तब बोल रहे हैं इंडिया जो है सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन का, बिल्कुल भी इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। और भी बहुत सारे कंट्रीज़ इसके सिग्नेटरी नहीं है, जैसे जो इंपॉर्टेंट नेशन है ना, बड़े बड़े, वो नहीं है, जैसे कि यूएसए हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, इंडिया तो है ही नहीं। उसके अलावा पाकिस्तान भी नहीं है, इज़राइल भी नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है, मोस्ट नाटो नेशंस भी नहीं है, तो ये सारे ही इसका पार्ट नहीं है, तो ध्यान रखना। तो ये क्लस्टर म्यूनिशन के बारे में पता चल गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट तो केवल हमारी एक ही स्टेटमेंट है इसके बारे में, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताने कुछ स्टेटमेंट। व्हेन एन इकोनॉमी गोज थ्रू अ फेज ऑफ हाई इन्फ्लेशन देयर आर चांसेस दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल फॉल। बोल रहे हैं कि जैसे ही इन्फ्लेशन हाई होता है तो एक चांस होता है कि जो इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। ये तो आप सभी ने देखा होगा कि भाई ऐसा होता है कि जब एक फेज़ आता है जब हाई इन्फ्लेशन होता है और उसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है हाई इन्फ्लेशन विल इंक्रीज द परचेजिंग। देखो अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, महंगाई ज़्यादा होगी, तो हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, वो कम हो जाएगी। थर्ड है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कंट्रोलिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब एक बात बताओ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करता है,
इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर नीचे करता है। अब इंटरेस्ट रेट को मान लो आरबीआई ने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब इंटरेस्ट रेट को अगर आरबीआई ने बढ़ा दिया तो मेनली क्या होगा, वो सक आउट करेगा मनी को इकोनॉमी से। अगर वो सक आउट करेगा मनी को इकोनॉमी से तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। अगर वो डिमांड करेंगे तो इससे कौन सा इन्फ्लेशन कम होगा, डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है वो कम होगा, ना कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, केवल हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमें क्या बतानी है, केवल और केवल हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये सारे ही क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन थे। इसमें कम से कम आपके जो है 8+ जो है मार्क्स वो आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।